हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम T20। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं बंगाल में जो स्थितियाँ थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से संघर्ष हुए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी में ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी बंगाल में आप देखेंगे एक एक करके जो भी यहाँ पर नवाब आए या सूबेदार जो बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका समय, उनके समय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और साथ में हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के साथ साथ जो ट्रीटी हुई, ठीक है, इतनी चीज़ें कवर करेंगे। और बंगाल से रिलेटेड अब जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके गलत नहीं होंगे, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आप स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री का ये टॉपिक आप पढ़ने के बाद ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और उसके बाद मैं अगले टॉपिक भी आपको इसी तरह एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बंगाल जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है तो सबसे पहले जो अपना वो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, वो जो अस्थायी कारखाना था वो मसूलीपट्टनम में था। लेकिन जब ये परमानेंट अपना एक सेटलमेंट कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक फैक्ट्री बनाते हैं जो कि सूरत में, जो कि उन्हें जो मुग़ल सम्राट थे उनसे अनुमति के बाद ही सूरत में फैक्ट्री खोलने की, वो फैक्ट्री कोई फैक्ट्री नहीं थी, एक कारखाना था जहाँ पर वो अपना सामान रखते थे। तो इस तरह से उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। अब बात करते हैं बंगाल में। तो धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री बना रहे थे। तो बंगाल में जो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी वो बनाई थी कब? 1651 में। तो 1651 में ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। यहाँ पर शाह सूजा थे, उनकी अनुमति से इन्होंने ये फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इनको 1698 की बात करूँ, इसके बाद समय बढ़ता जाता है। 1698 में इन्हें यहाँ पर जो कुछ क्षेत्र थे जैसे सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, इनकी भी जो जमींदारी है वो अजीमुस शान से मिल गई थी कंपनी को। तो ये कुछ घटनाक्रम है। अब देखते हैं जो औरंगजेब, 1700 के आसपास औरंगजेब का समय होता है, और इस समय मुर्शीद कुली खां, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुर्शीद कुली खां को यहाँ पर सूबेदार बना करके या बंगाल का दीवान बनाया गया था, ठीक है। तो पहले तो इनको भेजा जाता है यहाँ पर 1700 के आसपास, और बाद में इनको यहाँ पर सूबेदार बना दिया जाता है 1717 में। कब? 1717 में। और 1717 से 1727 तक ये यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया था, इतना आपको पता होगा। अब इनके समय पर क्या क्या घटनाक्रम इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी, कहाँ? ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद। ये इनके समय पर एक घटना इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया 1717 में ये बंगाल के सूबेदार नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। 1719 में इनके पास एक और क्षेत्र आ जाता है। 1719 में इनके पास एक क्षेत्र और आता है, वो है उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा वाला क्षेत्र भी इनके पास आ जाता है। मुर्शीद कुली खां ने ही, अब आपसे अगर पूछा जाए भूमि बंदोबस्त ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी, अंग्रेज़ों ने, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इजारेदारी जो प्रथा है वो मुर्शीद कुली खां ने शुरू की थी भूमि बंदोबस्त में, ठीक है। किसानों को तकावी ऋण भी दिया था। ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी आगे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम एक क्रम की बात करते हैं। तो बंगाल में एक क्रम मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आता है, फिर उसके बाद सरफराज खां, अली वर्दी खां। तो एक एक करके हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इनका समय देख लेते हैं। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां का मैंने आपको समय बता दिया है, 1717 से 1727 तक रहते हैं। इसके बाद सुजाउद्दीन आता है, तो वो कब तक रहता है? 1727 से 1739 AD। तीसरे इसके बाद सरफराज खां आते हैं 1739 में, ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। इसके बाद कौन आ जाता है? अली वर्दी खां। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? अली वर्दी खां। 1740 से इनका समय आप याद रखिएगा 1756, ठीक। इसके बाद सिराजुद्दौला, ठीक है, ये आता है 1756 में। इसी के समय पे क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी, जो कि अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुर्शीद कुली खां के, अब ये माफ़ कीजिएगा, सिराजुद्दौला के बाद अगला जो नवाब बनाया जाता है तो कठपुतली नवाब होता है। कौन होता है? मीर जाफ़र, ठीक है। कौन होता है? इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रम भी अगर आपको क्रोनोलॉजी में सेट करने को आए तो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला,
मीर जाफ़र, मीर कासिम। अब ये मैंने 3 बार लिखा है इनको, क्यों? क्योंकि देखिए जब ये बैटल ऑफ प्लासी होती है उसके बाद मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया जाता है, फिर उसके बाद मीर कासिम, और इसके समय पर क्या होता है, मतलब ये क्या करता है कि ये इनको हटा करके, अंग्रेज इनको हटा देते हैं, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। क्यों होता है, सारी घटनाक्रम अभी डिस्कस करेंगे। क्रम याद कीजिए, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हो जाती है, फिर नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक-उद-दौला को बैठाया जाता है गद्दी पर, और इसके बाद यहाँ पर जो द्वैत शासन लगा था बंगाल में वो पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है। किसके समय पर? मुबारक-उद-दौला के समय पर। अगला समय हमें किसका देखना है, तो किसका देखना है? मीर जाफ़र का। ठीक है, इनका 2 बार मैंने समय क्यों लिखा, क्योंकि इन्हें 2 बार रखा गया था। तो सबसे पहले 1757 में इन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है, और कब तक रहते हैं? 1760 में। बीच में हटाया जाता है, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी इसके बारे में। इसके बाद आता है मीर कासिम, 1760 से 1763, 1760 से 1763 तक रहता है, और 63 से, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 63 है, 63, ठीक है। और मीर जाफ़र फिर से आता है 1763 से 1765 AD तक रहता है। ये समय आप सारे आपको याद रखने हैं इनके, ठीक है। अब नजमुद्दौला, उसके बाद कौन आता है? नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला। तो नजमुद्दौला का जो समय है 1765 से 1766, कौन रहता है? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला के बाद अगला सैफुद्दौला है, जो कि 1766 से 1770 तक रहता है, और इसके बाद 1770 में आता है मुबारक-उद-दौला, जो आप याद रखिए 1722 और 23 में क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है द्वैत शासन। तो 75 तक ये याद रख सकते हैं, ठीक है, ये समय इनके। तो 1770 से 1772-75 के बीच में क्या होता है, हटा दिया जाता है द्वैत शासन। तो ये इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र फिर से आता है, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक-उद-दौला। मुर्शीद कुली खां के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले इसको औरंगजेब ने, मतलब मैं एक एक करके डिस्कस करती जाती हूँ। अगर मैं पहली बात करूँ मुर्शीद कुली खां की, मुर्शीद कुली खां के बारे में, तो मैंने आपसे डिस्कस किया इनके बारे में कि सबसे पहले इनको 1717 में सूबेदार बनाया जाता है, कहाँ का? बंगाल का, ठीक है, सूबेदार बनते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो अपनी राजधानी बदल ली इन्होंने, तो कैपिटल ट्रांसफ़र में लिख दे रही हूँ। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था शुरू की, भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था शुरू की गई। इसके बाद अगला इन्होंने क्या काम किया, तो इन्होंने तकावी ऋण दिए। यहाँ सबसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इसको समझा रही। अब इसके बाद जब मुर्शीद कुली खां की जब मृत्यु हो जाती है तो सुजाउद्दीन अगले नवाब बनते हैं, ठीक है, सुजाउद्दीन, ठीक है। दूसरे हमने सुजाउद्दीन के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके बाद इनके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती। बस ये याद रखिए कि मुर्शीद कुली खां का ये दामाद था और बिहार का भी कार्यभार इनके अधीन ही था। नेक्स्ट आते हैं सरफराज खां। सरफराज खां जब सुजाउद्दीन के पुत्र थे, ये नवाब बनते हैं, लेकिन इस समय अलीवर्दी खां जो कि नायब सूबेदार के पद पर होता है बिहार में, वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। तो इनके समय पर एक युद्ध याद रखना है, ठीक है, एक युद्ध याद रखना है, वो है गिरिया का युद्ध। किसके समय पर, तो सरफराज खां के समय पर। तो ये मैं ऐसे एरो बना के बता दे रही हूँ। तो गिरिया का युद्ध याद रखना है, इसका टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। वो कोई भी फैक्ट हम लोग नहीं छोड़ने वाले जहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1740 में क्या होता है, गिरिया का युद्ध होता है, किसके किसके बीच होता है, तो इसमें क्या होता है, सरफराज खां और दूसरा होता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इनको पराजित करते हैं और बंगाल के नवाब बन जाते हैं, मार डालते हैं, ठीक है। तो अब अलीवर्दी खां के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग अलीवर्दी खां के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अलीवर्दी खां, देखिए क्रम तो याद करना इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ आपको इनके समय पर जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी याद रखिए, क्योंकि प्रश्न इस तरह भी बन सकते हैं, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। तो ये अलीवर्दी खां का कथन है, इसलिए हर एक नवाब के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये कथन तो मैंने बता दिया किसका है, अलीवर्दी खां है। तो 1740 में क्या होता है, अलीवर्दी खां
नवाब बनता है। मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए इसने घूस दिए थे जिससे कि इसका पद स्थायी बनाया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। दूसरा, इनकी 3 पुत्री थी। अब यहाँ से आपको समझना है घटनाक्रम को। इनकी 3 पुत्री थी। ठीक है, तो पहली तो एक ढाका में इन्होंने शादी करी एक पुत्री की, दूसरी पूर्णिया में, और तीसरी कहाँ करी? पटना में। तो इन जगहों पर इन्होंने अपनी पुत्रियों की शादी करी। दुर्भाग्य की बात ये थी कि तीनों दामाद मर गए थे। ठीक है इनके। तो इसमें एक इनकी पुत्री थी जो सबसे छोटी वाली पुत्री थी। उनका जो पुत्र था वो था सिराजुद्दौला, जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया था किसने? अलीवर्दी खान ने। तो ये इसका कौन था? नाती था। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, इसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना, उसके सामने 3 बड़े शत्रु आ गए। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले शौकत जंग है, जो कि इनकी एक जो बेटी थी पूर्णिया में। ठीक है, जो पूर्णिया में थी उनकी क्या थी? उनके बेटे थे शौकत जंग। पहले तो वो हो गए दुश्मन, शौकत जंग। दूसरी इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, और तीसरे अंग्रेज। 3 इनके शत्रु हो गए। ठीक है, अब आगे जो सिराजुद्दौला से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो अब हम आगे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहीं से हमें क्या देखना है? बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर देखना है। तो ये इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये क्रम आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपको क्रम बीच में से उठा के दे देंगे। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, नजमुद्दौला, मीर कासिम, और इनको बताएगा क्रोनोलॉजी में लगाओ, तब आपको डाउट हो सकता है, इसलिए क्रम जरूर याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सिराजुद्दौला के 3 प्रमुख शत्रु हो गए। ठीक है, शौकत जंग, दूसरी उनकी मौसी घसीटी बेगम, तीसरे अंग्रेज थे। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है इसमें? एक तो मैंने आपको गिरिया का युद्ध याद कराया था, किसके किसके बीच हुआ था? 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां, वो याद हो गया होगा। दूसरा एक और युद्ध याद रखना है आपको, मनिहारी का युद्ध। ठीक है, तो शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में अक्टूबर 1756 में, ये 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है। मनिहारी की बैटल में शौकत जंग को पराजित करके अपने रास्ते से हटा देता है सिराजुद्दौला। ठीक है, तो यहाँ पर इनका काम खत्म हुआ। और जो घसीटी बेगम का समर्थन है वो एक दीवान थे राजवल्लभ, वो कर रहे थे। ये सब इनके शत्रु ही थे। फिर क्या होता है? यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है 1756 में, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं और फ्रांसीसी होते हैं, दोनों क्या करते हैं? अपने जो फोर्टिफाई करने लगते हैं, जो इनकी फैक्ट्री थी, मतलब किले बनाने लगते हैं। तो क्या होता है कि सिराजुद्दौला को ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप मेरे क्षेत्र में रह रहे हैं और किला बना रहे हैं बिना मेरी अनुमति से। तो सिराजुद्दौला इनको मना करता है, फ्रांसीसियों को भी और अंग्रेज़ों को भी। होता क्या है कि फ्रांसीसी तो रुक जाते हैं। जैसे फ्रांसीसियों की एक फैक्ट्री थी कहाँ पर? चंद्रनगर में। ठीक है, चंद्रनगर में थी, और यहाँ पर ये किले बंदी कर रहे होते हैं। तो इनको जब मना करते हैं तो फ्रांसीसी अपनी जो किले बंदी है इसको बंद कर देते हैं। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कासिम बाजार फैक्ट्री और कोलकाता, यहाँ पर ये अपनी जो फैक्ट्री बनी थी इसकी जो किले बंदी कर रहे थे, ये नहीं रोकते हैं। अब ये तो नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि नवाब ने मना किया, फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे। अब यहाँ पर क्या होता है कि नवाब क्या करते हैं? नवाब 4 जून 1756 को 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला क्या करते हैं? ये जो 4 जून 1756 की डेट है, याद रखिएगा, कासिम बाजार पर आक्रमण करते हैं और इस पर अधिकार कर। अब इसके अलावा अगली डेट याद रखनी, 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को कोलकाता के फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो इतना घटनाक्रम आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले फोर्टिफिकेशन मना किया, फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो 4 जून 1756 को आक्रमण करके कासिम बाजार की फैक्ट्री पर और कोलकाता फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, यहाँ पर सिराजुद्दौला अधिकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर फोर्ट विलियम पर जब अधिकार होता है तो गवर्नर होते इस समय ड्रेक और सेनापति होते हैं मिनीचिन। ठीक है, भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप पर। तो इस समय जो बंगाल में गवर्नर था वो कौन था? ड्रेक का नाम याद रखेंगे। सेनापति कौन था? मिनीचिन था। ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखेंगे। अंग्रेज क्या करते हैं? भाग जाते हैं यहाँ से और फुल्टा द्वीप में अपनी शरण लेते हैं। तो ये मैंने डेट भी आगे लिख रखी थी, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? एक घटना हो जाती है, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी तो एक जे जेड हॉलवेल नाम का एक
व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था, इसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। क्या बनाई कि 20 जून 1756 को बताया गया कि जो ये आक्रमण हुआ इसके बाद 18 फीट लंबाई रहती, 14 फीट की चौड़ाई वाला एक कमरा होता है, ऐसा बताया गया था कि 10 इंच चौड़ी कोठरी थी, 14 फुट और 10 इंच इतना इसकी लंबाई चौड़ाई थी। तो 18 फुट लंबी थी, 14 फुट या 10 इंच चौड़ी बताया गया, ऐसे ही करके कुछ। तो इसमें क्या बताया कि 23 व्यक्तियों को इसमें बंद 146 व्यक्तियों को बंद किया गया अंग्रेजों को, और इसमें 23 व्यक्ति जिंदा बचे, और इसमें एक ये भी थे जो जिंदा बच गए। तो ये कहानी इनके द्वारा बनाई गई, जेजेड हॉलवेल के द्वारा। ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। पूरा इसका प्रक्रम समझिए क्या है। तो क्या होता, नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक 18 फीट लंबे और 14 फुट चौड़े एक कोठरी या कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से अब क्या होता, घुटन की वजह से 146 में से 23 व्यक्ति ही जिंदा रह जाते हैं, जिसमें ये एक हॉलवेल थे, वो भी जिंदा रहते हैं। उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी घटना का उल्लेख किया। अब इसकी वजह से क्या होता है, प्लासी के युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो ये सारी घटना हुई, इसका पता चलता है मद्रास में। तो मद्रास से कौन आता है, क्लाइव और वाटसन, ठीक है। क्लाइव और वाटसन पहुँचते हैं, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। क्लाइव ने मानिकचंद को घूस दी, ठीक है, और क्या किया, जो 2 जनवरी 1757 को क्या किया, इन्होंने कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया। आपको पता होगा कलकत्ता पर 20 जून 1756 को नवाब ने अधिकार कर लिया था, है ना, जब ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। लेकिन मद्रास में अब क्या होगा, मानिकचंद को घूस दिया क्लाइव ने, और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार किया, और 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव के साथ, नवाब कौन था, नवाब सिराजुद्दौला थे, और क्लाइव के साथ इन्होंने एक संधि की। उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुई। अब इसमें कुछ शर्तें रखी गई, डेट याद रखना है, 9 फरवरी 1757 की। किसके किसके बीच हुई, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। देखिए मैं इन घटनाओं को एक बार अभी अच्छे से समझा भी दूंगी, लास्ट में समराइज कर दूंगी तो आसानी से याद हो जाएगा। एक कहानी की तरह बस समझिए कि सबसे पहले इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया, नवाब ने मना किया, नहीं माने तो आक्रमण कर दिया, दोनों किले पर अधिकार कर लिया तो ये लोग अपना भाग गए। तो ये बात मद्रास में पता चली, मद्रास से क्लाइव और वाटसन आ गए। तो इन्होंने क्या किया, घूस दिया मानिकचंद को, और 2 फरवरी याद रखिएगा डेट, माफ़ कीजिएगा, 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लेंगे, और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होगी सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अब इसमें कुछ शर्तें लगी। शर्तें क्या क्या लगाई गई कि नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात की गई, जिसका निर्धारण स्वयं नवाब को करना था। और दूसरी बात, किलेबंदी का, जो किलेबंदी मना की गई थी, किलेबंदी भी करने को कह दिया गया कि ठीक है आप किलेबंदी कर लो। दूसरा, जो बंगाल में मुक्त व्यापार कर रहे थे उसकी भी अनुमति मिल गई, और 3 लाख रुपए इन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में भी देना पड़ा। मतलब बंगाल के नवाब को क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए भी देने पड़े। तो एक तरह से देखिए, ये कहीं से भी नवाब की जीत नहीं प्रतीत हो रही अलीनगर की संधि में। लेकिन सिराजुद्दौला नहीं चाहते थे कि आगे ये चीज़ें बढ़ती रहें, क्योंकि अभी अभी वो नवाब बने हैं और वो अपना साम्राज्य सही शांति ढंग से चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि किलेबंदी का अधिकार दिया गया, मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई, 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। लेकिन यहाँ पर बात नहीं खत्म होती, इस संधि के बाद भी बात खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब देखिए सिराजुद्दौला के खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र। घसीटी बेगम हैं, जगत सेठ हैं, अमीर चंद हैं, दूसरे मीर जाफ़र हैं, राय दुर्लभ हैं, यार लतीफ़ हैं। ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं, किसके साथ मिल करके, अंग्रेज के साथ मिल करके। और यहीं पर ये षड्यंत्र जब करते हैं तो प्लासी की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है। तो सेनापति कौन है नवाब का, वो है मीर जाफ़र। सबसे बड़ा षड्यंत्र इसके द्वारा ही किया गया। इसके अलावा देखेंगे यार लतीफ़ हैं, दीवान इनके हैं, राय दुर्लभ, और बाकी जो हैं घसीटी बेगम, जगत सेठ, अमीर चंद, इन सब का नाम मैंने बता दिया है। ये नॉर्मल बात आपको पता होनी चाहिए, ये जब षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब बैटल ऑफ प्लासी होता है कब, 23 जून 1757 को, ठीक है। तो यहाँ पर जब षड्यंत्र होता है तो काफ़ी चीज़ें बीच में होती हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं आते, इसलिए उसको खत्म करेंगे, हम प्लासी के युद्ध पे आएंगे। बैटल ऑफ प्लासी हुई कब, 23 जून 1757 को। कब हुई, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। ये एक षड्यंत्र का ही परिणाम था। ये प्लासी है कहाँ पर, तो बंगाल का जो नादिया जिला है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है ना भागीरथी, उसी के पास में नादिया जिला है, वहाँ पर प्लासी है, उसी जगह पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्लाइव की सेना आती है, क्लाइव की सेना में 950 यूरोपी होते हैं और 100 यूरोपी तोपची होते हैं, कुछ नाविक होते हैं, 21,000 भारतीय सैनिक थे और इनकी संख्या कम थी। प्लासी के युद्ध में नवाब की सेना लगभग 50,000 के आसपास थी, लेकिन मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया। यहाँ पर मीर जाफ़र ने धोखा दिया। नवाब की ओर से लड़ रहे थे मीर मदान,
ठीक है। मीर मदान के बारे में याद रखिएगा और मोहन लाल के बारे में। मीर मदान और मोहन लाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे जो इनका साथ दे रहे थे, लेकिन युद्ध में ही मीर मदान मोहन लाल ये मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ क्या होते हैं, यहाँ पर विजयी होते हैं और यहाँ पर सिराजुद्दौला को भगा दिया जाता है, क्योंकि देखिए इनकी सेना ने लड़ा ही नहीं था, क्योंकि मीर जाफ़र सेनापति था, वो युद्ध ही नहीं करता है। मीर मदान और मोहनलाल लड़ भी रहे होते हैं, लेकिन वो युद्ध में मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला यहाँ से बच के निकलते भी हैं, तो नवाब भागकर जब मुर्शिदाबाद पहुँचते हैं तो मीर जाफ़र का बेटा होता है, उसका नाम है मीरन। क्या नाम है? मीरन। इसके कहने पर मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है जब वो मुर्शिदाबाद जा रहे होते हैं। तो घटनाक्रम समझ में आया। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि ये जो इतने लोग षड्यंत्र कर रहे थे तो युद्ध हुआ ही नहीं, ठीक है, युद्ध नहीं हुआ। मीर मदान और मोहनलाल लड़ते हुए तो मारे गए, लेकिन इसमें जो सिराजुद्दौला जब भाग गए तो ये मुर्शिदाबाद जा रहे थे और मीर जाफ़र जो कि इनका सेनापति था, जो बनना चाहता था नवाब, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, इसका पुत्र था मीरन, और मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग द्वारा इनकी हत्या करा दी जाती है। अब जब इनकी हत्या करा दी गई तो अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया था कि मीर जाफ़र को हम नवाब बनाएंगे। लो बन गए मीर जाफ़र नवाब, ठीक है। तो मीर जाफ़र नवाब बनते हैं। 1757 से 1760 ईस्वी तक इनका समय रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र किसके पास आ गया है? अंग्रेज़ों के पास। धीरे धीरे कठपुतली नवाब बना रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट शासन अपने हाथ में नहीं लिया है बंगाल का। अभी सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया गया है, ठीक है। 1757 से 1760 तक ये मीर जाफ़र रहेंगे, बंगाल के नवाब बन जाएंगे, ठीक है। और इन्हें कई लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आता है। मतलब क्यों आता है वो भी समझिए। इसी समय एक और घटना याद रखनी है। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया था। मीर जाफ़र को 1760 में फिर से गद्दी से हटाया जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ तक अपने खजाने से सब उठा के दे रहे थे, और अंग्रेज़ों की जो मंशा है वो पूरी ही नहीं हो रही थी कि उनको बस लूटना था बंगाल को। तो अब वो मीर जाफ़र इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, हटा दिया मीर जाफ़र को। क्या कह के हटाया कि ये डचों को संरक्षण दे रहे हैं, कुछ ऐसी ही इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके इनको हटाया गया, ठीक है। इसके बाद बैठाए गए गद्दी पे कौन? मीर कासिम, ठीक है। 1760 से 1763 3 साल तक रहते हैं। मीर कासिम कौन था? तो जो अली वर्दी खां के बाद अगर देखा जाए तो योग्य नवाब माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो ये समझिए, इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। अभी आपने राजधानी देखी थी पहली बार, तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खां के द्वारा। लेकिन एक बार फिर से राजधानी ट्रांसफ़र होती है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम ले जाता, क्योंकि वो दिमाग लगा रहा था, अंग्रेज़ों से दूर रह करके वो शासन करना चाह रहा था, उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, ठीक है। तो ढाका से आपने मुर्शिदाबाद देखा, अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर जा रही है राजधानी, किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखेंगे, ठीक है। इसके द्वारा एक और काम किया गया। एक दस्तक था जो आपने देखा था बंगाल में, ये फ्री व्यापार कर रहे थे, कौन? अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन मीर कासिम ने दिमाग लगाया, क्योंकि ये इसके सहारे क्या कर रहे थे, और भी लोगों से पैसा लेकर के व्यापार कर लेते थे, मतलब उस दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था। मीर कासिम ने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सबके लिए फ्री कर दिया। मतलब जो उनके खुद के निवासी हैं, अंग्रेज है कोई भी हो, तो मतलब बिना टैक्स दिए आप पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कीजिए। बस ये बात किसको खल गई? अंग्रेज़ों को, कि अब जो उनकी कमाई का साधन था या वो ठग रहे थे, तो ये उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों को भी तो समझ में आ रहा था ना कि मुर्शिदाबाद इन्होंने जो इनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद वो मुंगेर लेके गए हैं। इसके अलावा सबके लिए पास फ्री कर दिया, मतलब अब ये हमारे लिए घातक है, इसको हटाओ, फिर से मीर जाफ़र को लाओ। तो ये क्या करते हैं, मीर कासिम को हटाते हैं, मीर जाफ़र को लाते हैं। अब मीर कासिम को जब पद से हटाया तो मीर कासिम पहले खुद कुछ युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज़ों से, धीरे धीरे हारते हैं ना, तब फिर जाके बैटल ऑफ बक्सर होता है, और उसकी पृष्ठभूमि मैं अभी बताऊंगी कैसे बनती है। तो इन्होंने लड़ा करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदौनला का युद्ध, ठीक है। ये सारे युद्ध लड़े 1763 में, लेकिन सब में हार गए, ठीक है। एक आपने गिरिया का युद्ध पहले पढ़ा था 1740 में, ये दूसरा है, ठीक है। मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनके बीच में ये 1763 में 3 युद्ध होते हैं। सब में मीर कासिम पराजित हुआ, ठीक है। सब में मीर कासिम पराजित होते हैं, तो अब पहुंच जाते हैं कहाँ पर? अवध के नवाब के पास सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन दोनों लोग के साथ मिलते हैं और ये कहते हैं अवध के नवाब से, देखो जो मेरा हाल किया है अंग्रेज़ों ने, कुछ समय बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा। मतलब धीरे धीरे ये तुम्हारा क्षेत्र भी कब्जा लेंगे,
तो ये दोनों लोग इस बात को समझते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं। अवध के नवाब कौन थे? तो ये थे शुजाउद्दौला। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है। इस समय अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो होता है और ये त्रिगुट होता है, मतलब मीर कासिम बंगाल से जो भाग के गया होता है। इस समय मीर जाफ़र है पद पे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर के लड़ते हैं ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, जो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था इसमें। तो इसमें क्या होता है, मीर कासिम दिल्ली की ओर भागते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय बचते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, वो हार जाते हैं। तो देखिए षड्यंत्र की वजह से ये जीतते थे प्लासी का युद्ध, लेकिन यहाँ पर ये खुद जीतते हैं, युद्ध लड़ करके जीतते हैं अंग्रेज। तो अब क्या होगा, अब पता चल गया था कि अगला जो बंगाल में उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, वो शासन करेंगे। यहाँ से पूरी तरह से ये क्लियर हो गया था। अब जब ये चीज़ें हो गई, ठीक है, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स और याद रखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर जो मुगल एम्परर थे इस समय, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उस समय आलमगीर द्वितीय थे और इनका समय क्या था 1754 से 59 तक। इस समय ब्रिटिश का जो गवर्नर था बंगाल में, ठीक है, वो ल्यूक स्क्राफ्टन था। लेकिन बैटल ऑफ जब बक्सर हुई थी इस समय अगर आपसे मुगल सम्राट पूछा जाए कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। 1759 से 1806 तक इनका समय था। और इस समय अगर ब्रिटिश गवर्नर की बात की जाए जो बंगाल में था वो वेंसीटार्ट था। 1760 से 1765 तक रहता है। इतनी चीज़ें क्लियर रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बने भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगे। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो इस समय मीर जाफ़र है, ठीक है, मीर कासिम को हटा दिया ना पद से, तो मीर कासिम ही लड़ा था, मर गया। मीर जाफ़र अब नवाब बने हुए हैं। इनका समय अब आगे क्या है, 1763 से 1765 तक रहेंगे। इस समय बंगाल में कौन है गवर्नर, वो है वेंसीटार्ट, ठीक है। ये हम बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब होती है, आगे होती है इलाहाबाद की ट्रीटी। अब ये युद्ध खत्म हुआ तो कुछ संधि भी तो की जाएगी। जब संधि हुई तो अब इस समय कौन है नवाब, देखिए मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी, अब है नजमुद्दौला उनका पुत्र। नजमुद्दौला कब तक रहता है, 1765 से 1766 तक बंगाल का गवर्नर रहेगा। ब्रिटिश कौन था, तो क्लाइव फिर से आ जाता है 1765 से 1767 तक, क्योंकि संधि करने के लिए किसको भेजा गया था, क्लाइव को, ठीक है। क्लाइव को वो समझते थे कि बहुत दिमागदार है और ये जाके अच्छे से संधि करके आएंगे और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो पाएगा। तो नजमुद्दौला रहता है और इस समय इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ठीक है। 1757 से 1760 तक आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें इलाहाबाद की ट्रीटी हम देखेंगे अभी। अब आगे हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में देखिएगा। पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। दूसरी कब हुई, तो 16 अगस्त 1765। दोनों संधि के बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जो पहली संधि हुई थी ये किसके किसके बीच हुई, तो अंग्रेज तो रहेंगे ही, अंग्रेज और कौन रहता है, तो मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में पहली संधि होती है इलाहाबाद की, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब जो अगर इस संधि की बात की जाए तो हस्ताक्षर किसके हुए, एक तो शाह आलम द्वितीय के हुए। अब बंगाल का नवाब कौन है, नजमुद्दौला, उसने हस्ताक्षर किए, और क्लाइव ने। हस्ताक्षर से प्रश्न अब गलत नहीं होना चाहिए। शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और तीसरे क्लाइव करेंगे हस्ताक्षर। इतना आप बोलिए तो लिख दूंगी, अदरवाइज आपने समझ लिया होगा। अब देखिए 12 अगस्त के फरमान के जरिए से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल प्लस बिहार और साथ में उड़ीसा, इनकी दीवानी किसको मिल जाती है, तो कंपनी को। इनकी जो दीवानी है वो कंपनी को दे दी जाती है। पहली चीज़, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त क्या हुई, जो सम्राट थे, सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर के दे दिए गए। मतलब अभी दूसरी संधि नहीं हुई है, लेकिन ये पता है किनसे ये क्षेत्र लेने हैं। तो नवाब ने क्या किया, माफ़ कीजिएगा, जो मुगल सम्राट है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देंगे कंपनी को। कंपनी इन्हें जो अवध के नवाब हैं उनसे कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के दे देंगे। दूसरी शर्त ये हो गई सम्राट को, ठीक है। सम्राट कौन है, मुगल सम्राट, ठीक है। अब आगे देखिए, मुगल सम्राट को अब पेंशन पे बिठा दिया गया कि 26 लाख रुपए इन्हें प्रतिवर्ष पेंशन मिलेगा। 26 लाख रुपए पर ईयर इनको पेंशन दी जाएगी। ये संधि हुई। चौथी संधि कौन सी चौथी शर्त क्या रखी जाती है, तो अंग्रेजों को जो उत्तरी सरकार की जागीर है वो भी दे दी गई, ठीक है।
यहीं से मुग़ल सम्राट अब पेंशनर बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला चीज़ आपने समझी, जो इलाहाबाद की पहली संधि थी, फर्स्ट ट्रीटी थी। सेकंड ट्रीटी में क्या होगा, तो ये चीज़ तो पहले ही क्लियर थी कि कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से वापस लेना है ना। तो यही चीज़ यहीं पे जोड़ देंगे कि नवाब को कड़ा और इलाहाबाद, इनका क्षेत्र किसे देना पड़ा, तो ये दे दिया गया अंग्रेज को, मतलब जो कंपनी थी वो कंपनी किसको दे देगी, मुगल सम्राट को। अब ये जो कंपनी को 50 लाख रुपए किससे मिले थे, अवध से मिले थे, और चुनार का दुर्ग भी मिला। 50 लाख रुपए प्लस चुनार का दुर्ग, ये मिला। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध में इनको मुक्त व्यापार अवध में, क्योंकि अवध के साथ संधि हो रही तो अवध के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नवाब के ही खर्चे पर अंग्रेजी सेनाएं कहाँ रखी जाएगी, अवध में, अवध की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये अवध में शुरू हुआ था, तो नवाब के ही खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना रखी गई अवध में, अवध की सुरक्षा के लिए। तो ये दोनों ट्रीटी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर आप फिर से समझिए। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मीर कासिम भाग के जाता है, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के त्रिगुट बनाता है। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये हार जाते हैं, मीर कासिम मारा जाता है और बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें अब ये ख़त्म होने पर दोनों क्या करते हैं, समर्पण कर देते हैं, अवध के नवाब और मुगल सम्राट दोनों के दोनों। जब ये समर्पण कर देते हैं, दोनों के साथ कर ली जाती है संधि। पहली संधि में आप देखेंगे 12 अगस्त 1765 को हुई, डेट याद रखिएगा। 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है। पहली की जाती है मुगल सम्राट के साथ, जिनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र ले लिया जाता है और अवध के नवाब से लेकर के कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया जाता है, जो कि बाद में संधि हुई। 26 लाख रुपए हर साल पेंशन पर रख दिया जाता है मुगल सम्राट को, और जो ये सरकार की इनकी जागीर थी वो अपने हाथ में ले ली जाती है। 16 अगस्त 1765 को जो दूसरी संधि होती है, इसमें नवाब को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र देना पड़ता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि नवाब को दे देते हैं। 50 लाख रुपए देने पड़े, चुनार का दुर्ग देना पड़ा, पूरे अवध में मुक्त व्यापार की अनुमति देनी पड़ी और अवध के खर्च पे ही अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अवध में हो जाती है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहीं से बंगाल में डायरकी या द्वैत शासन शुरू होता है, जो कि 1765 से 1772 तक द्वैत शासन रहता है। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक रहता है, तो द्वैत शासन रहता है 1765 में जब संधि की गई, उसके बाद 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आता है, तब ये बंगाल में द्वैत शासन हटाया जाता है। तो मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसका बेटा होता है नज़्मुद्दौला, उसको नवाब बनाते हैं। अब ये द्वैत शासन क्या था, तो कंपनी में जो दीवानी कार्य थे उसके लिए बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां को और बिहार में राजा सिताब राय को, उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जो शक्ति थी वो सब किसके पास थी, कंपनी के पास थी। तो नवाब के पास केवल नाम मात्र की सत्ता ही। तो कंपनी के दीवानी कार्य भी देख लीजिए। बंगाल में कौन थे, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है इसलिए एक बार लिख लीजिएगा। मोहम्मद रज़ा खां थे। इसके अलावा बिहार में कौन थे, बिहार में दीवानी कार्य के लिए नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय। और उड़ीसा में किसको लाया गया, तो उड़ीसा में राय दुर्लभ। यहाँ से प्रश्न बना इसलिए मैंने बता दिया है। और ये जो द्वैत शासन है कब समाप्त हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आता है। ठीक है, अब इसके क्या होता है, द्वैत शासन लगता है तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। 1765 में इसने क्लाइव ने नींव रखी थी, इसको याद रखेंगे, और वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया, ये भी याद रखेंगे। कृषि का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, अकाल पड़ते हैं, लोग भूखे मरने लगते हैं, सब इन्हीं की वजह से होता है। उद्योग का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, भारतीय व्यापार बिल्कुल ख़त्म होने लगता है, एक तरह बेशर्मी लूटपाट का काल बन जाता है, डाकुओं का राज्य कह लीजिए। मतलब बंगाल में जितनी तरह से लोग लूट पाते हैं उतना लूटपाट मचाते हैं। तो बंगाल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पर क्लास के लास्ट में रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। तो सबसे पहले याद रखेंगे इनका क्रम, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र आता है, नज़्मुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला।
ये सारे नवाब का क्रम है। इनका जरा समय भी देखते चलेंगे। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां के बारे में जान लीजिए। 1717 में ये सूबेदार बनता है बंगाल का, ठीक है, और ये ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करता है। इजारेदारी व्यवस्था शुरू किया और तकावी ऋण भी शुरू किया था। इसके अलावा आगे जो हम देखते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अलीवर्दी खां के बाद में। अलीवर्दी खां, इनकी 3 पुत्री होती हैं। ढाका, पूर्णिया, पटना में उनका विवाह करते हैं और उनके दामाद पहले ही मृत्यु उनकी हो चुकी होती है। तो सिराजुद्दौला जो इनके दौहित्र थे या नाती थे, उनको इन्होंने अपना बनाया था उत्तराधिकारी। तो सिराजुद्दौला के बहुत सारे शत्रु होते हैं, जिसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी हैं जो इनसे निपटते हैं। बाद में बंगाल के नवाब जब बने होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मना करते हैं फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों को भी कि किलेबंदी ना करें, फोर्टिफिकेशन ना करें। लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, फिर ये अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर देते हैं। कासिम बाजार फैक्ट्री, कोलकाता पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन ये भाग करके फुल्टा द्वीप पहुंच जाते हैं। जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं, ये बात किसको पता चली, ये बात पता चली मद्रास में। मद्रास से क्लाइव और वाटसन आते हैं। घूस दे करके मानिक चंद को ये क्या करते हैं, कलकत्ता पर अधिकार करते हैं सबसे पहले। फिर अलीनगर की संधि किससे की जाती, सिराजुद्दौला के साथ। 9 फरवरी और 1757 की डेट याद रखनी है। किलेबंदी का अधिकार इन्हें फिर से मिल गया। मुक्त व्यापार करने का अधिकार इन्हें मिल गया। 3 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में भी मिल गया। अब बैटल ऑफ प्लासी की पृष्ठभूमि, मतलब अभी भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हैं। इनके खिलाफ घसीटी बेगम है, जगत सेठ है, अमी चंद है, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, या लतीफ़, सब सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं, ठीक है, और अंग्रेज इनका साथ दे रहे हैं। ये समझाते मीर जाफ़र को कि तुम अगर इसमें मेरा साथ देते हो तो हम तुम्हें सेनापति से हम तुम्हें नवाब बना देंगे। बस क्या था, मीर जाफ़र मान जाते हैं। तो होता है अगला जो युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी के क्षेत्र में। तो मीर मदान और मोहनलाल ये अच्छे से लड़ते हैं सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन मीर जाफ़र लड़ने से ही मना कर देता है। अब ये सेनापति है तो युद्ध होता ही नहीं है। मीर मदान मारे जाते हैं। आगे देखते हैं, युद्ध में इन्होंने साथ दिया था, मोहनलाल ने भी। ये वफादार थे सिराजुद्दौला के। तो क्या होता है, मीर जाफ़र, इनका पुत्र था मीरन के कहने पर जब ये मुर्शिदाबाद भाग रहे होते हैं तो हत्या करा दी जाती है मोहम्मद बेग के द्वारा। अब मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र आते हैं, क्योंकि मीर कासिम को हटाया जाता है। तो इनसे क्या है, ज़मींदारी मिल गई थी मीर कासिम से। जब मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया गया तो 24 परगना की ज़मींदारी मिली थी। जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया तो मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को मिल गई थी। लेकिन मीर कासिम थोड़ा बुद्धिमान था। उसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की मुर्शिदाबाद से मुंगेर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करना मतलब सभी के लिए फ्री कर दिया। अभी तक किसके पास था, सिर्फ अंग्रेज मुक्त व्यापार कर सकते थे। तो इनको हटाया गया, मीर जाफ़र को लाया गया। जैसे ही इनको हटाया गया, भाग के पहुंच गए। पहले तो खुद ही युद्ध लड़ते हैं, लेकिन बार बार हार जाते हैं। तो पहुंचते हैं अवध के नवाब के पास और शाह आलम, दोनों लोग को बताते हैं, ठीक है, मुगल सम्राट और अवध के नवाब को। तो 22 अक्टूबर 1764 को ये तीनों लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं अंग्रेज़ों से, और हेक्टर मुनरो की सेना होती आकर के लड़ती है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी तो पहले ही हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में भी देखते हैं कौन क्या था, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो मीर जाफ़र, अब क्या होता है इसमें लड़ाई में, मीर कासिम मारे जाते हैं। बचते कौन हैं, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब, दोनों से क्या की जाती है फिर संधि, क्योंकि उन्हें समर्पण करना पड़ता है और वो हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 2 ट्रीटी होती हैं। एक तो अवध के नवाब के साथ हुई थी, दूसरी किसके साथ हुई थी, तो ये पहली जो हुई थी ये शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरी हुई थी अवध के नवाब के साथ। तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में पहली और दूसरी ये संधि हुई है। संधि की क्या शर्तें थी, ये एक बार देख लीजिए। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने कर दी, तो क्लाइव ने कर दी। दीवानी जो इसके कार्य थे वो सौंपे गए बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को, उड़ीसा में राय दुर्लभ को, ठीक है। बाकी के कार्य किसके हाथ में थे, वो अंग्रेज़ों के हाथ में थे, जिसके लिए ये बंगाल में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे अकाल भी पड़ते हैं। और बाद में 1772 में ये हटाया जाता है, क्या, जो द्वैत शासन लगाया गया था, ठीक है। तो बंगाल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिए। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अलग से कराऊंगी। बंगाल के बारे में आपने पढ़ा, समझा, और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों चीज़ें अच्छे से मैंने कंप्लीट कराई हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी आप इस क्लास को पूरी तरह देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।